This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. डॉक्टर मोमिता देवनाथ एक यंग डॉक्टर विद ब्राइट फ्यूचर, ये नाम अगस्त 2024 के महीने की सुर्खियां बना हुआ है। 31 साल की जूनियर डॉक्टर जिसे बहुत ही दरिंदगी के साथ रेप के बाद मार दिया गया। हर केस में होने वाली दरिंदगी के लिए हम यही कहते हैं कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, पर फिर कोई नया केस आता है और लगता है कि दरिंदगी की इंतहा तो अभी बाकी है। इस ब्रूटल रेप और मर्डर के केस में मोमिता के शरीर के साथ साथ उसके सपने, उसकी गरिमा और उसकी ज़िंदगी सब कुछ छीन लिया गया। ये घटना हर लड़की के लिए एक डरावने सपने की तरह है। जो कुछ भी मोमिता के साथ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस वीडियो को बनाने के एक हफ्ते के पीरियड में ही इसके जैसे कई केसेस हमारे सामने आ गए। उत्तराखंड की नर्स का रेप और मर्डर केस, बदलापुर की 2 बच्चियों का यौन शोषण, देहरादून की बस में गैंग रेप और न जाने कितने ही केस लगातार दर्ज हो रहे हैं। जैसे अपराधियों को कहीं कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और डर होगा भी क्यों। हमारा कानून इतना कमज़ोर है, आरोप साबित होने पर भी कुछ सालों की सज़ा और सज़ा के बाद आसानी से पैरोल मिल जाना इसका सबसे बड़ा कारण है। अजमेर सेक्स स्कैंडल में आरोपियों को 32 साल बाद सिर्फ उम्र कैद की सज़ा दी गई, जबकि वो फांसी के हकदार थे। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई, बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलना, अरुणा शानबाग के दोषी को सिर्फ 7 साल की सज़ा, जबकि वो खुद 42 सालों तक कोमा में रहने के बाद मौत की गोद में समा गई। निर्भया के दोषियों को 8 साल लगे फांसी पर चढ़ाने में। ऐसा करने वाले राक्षस इसी समाज में हैं। उन्हें पहचान कर सूली पर चढ़ाने में देर क्यों की जाती है। भारत औरत को देवी मानने वाला, आज़ादी की 78वीं सालगिरह मनाता ये देश इतने सालों में रेप के अगेंस्ट क्यों कोई सख्त कानून नहीं बना पाया, जिससे ऐसा करने से पहले अपराधी के मन में डर जागे। राजनीति, धर्म से ऊपर उठकर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता। देवी मानने की बजाय उन्हें सिर्फ औरत समझकर ही इज्जत दी जाए। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में मोमिता देवनाथ के साथ जो कुछ भी हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप सब भी वो कहानी अभी तक कई बार सुन चुके होंगे। आज हम इस केस की टाइमलाइन के साथ साथ उससे जुड़ी कुछ कॉन्स्पिरेसी को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज की 4 दीवारी के अंदर सालों से चल रहे एक ऐसे रैकेट की कहानी कि जिसने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसे खामोश कर दिया गया। क्या मोमिता भी ऐसे ही किसी षड्यंत्र का शिकार हुई है? कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज। 8 अगस्त की रात 31 साल की जूनियर डॉक्टर मोमिता अपनी ड्यूटी पर थी। वो पिछले 36 घंटों से ड्यूटी पर थी। रात बढ़ते बढ़ते काम का प्रेशर भी कम हुआ। 11:30 बजे के करीब मोमिता ने अपनी मां से फ़ोन पर बात की कि सब काम खत्म हो चुका है और वो बस अब राउंड पर जा रही है। राउंड लेने और सभी पेशेंट के सोने के बाद वो अब रिलैक्स थी। रात 1 बजे के करीब मोमिता अपने 4 साथी डॉक्टर्स के साथ खाना खाने जाती है। 2:30 बजे मोमिता के ये सभी साथी वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए, पर मोमिता 4th फ्लोर पर बने एक सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए वहाँ अलग से कोई रेस्ट रूम नहीं था। इसलिए सभी लोग ज़रूरत के वक्त इसी सेमिनार हॉल में ही आराम किया करते थे। 8 अगस्त की रात बीत गई। 9 अगस्त की सुबह 6 बजे हॉस्पिटल स्टाफ का एक शख्स सेमिनार हॉल में पहुंचा, लेकिन कुछ ही देर में वो चीखता हुआ हॉल से बाहर भागता हुआ आया। उसकी चीख पुकार सुनकर सीनियर जूनियर डॉक्टर्स और स्टाफ के और लोग सेमिनार हॉल पहुंचे तो अंदर का नज़ारा बहुत ही भयानक था। हॉल के कोने में ज़मीन पर एक गद्दे पर मोमिता की सिर से पांव तक जख्मी बॉडी पड़ी थी। उसके शरीर पर नीचे कोई कपड़े नहीं थे। उसकी आंखों, मुंह से खून रिस रहा था। पेट पर जख्म के निशान थे। प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। दोनों पैर राइट एंगल में फैले हुए थे। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। एक डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की और उसकी सांसें तो कब की उखड़ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक लाश बन चुकी थी। 7 बजे कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को किसी ने इस घटना की फ़ोन पर सूचना दी। उसके साथ ही उसने लाश की फ़ोटो भी खींचकर भेजी। 7 बजे इन्फॉर्म होने के बाद 8 बजे तक संदीप घोष हॉस्पिटल पहुँचे। ये सीधा सीधा रेप और मर्डर का केस था, यानी पुलिस केस, पर फिर भी 1 घंटे तक इंतज़ार किया गया और फिर 9 बजे के करीब पुलिस को फ़ोन किया गया। 9:15 के करीब पुलिस वहां पहुंची और उसने आकर कार्यवाही शुरू की।
पर तब तक हॉल में जुटी भीड़ की वजह से पूरा क्राइम सीन बर्बाद हो चुका था। 6 बजे से 9 बजे तक किसी ने भी इस एरिया को ब्लॉक नहीं किया। 3 घंटे तक वहां लोग आते जाते रहे। उनके जूते चप्पल के निशान, उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जगह जगह थे। लोग वहां आ रहे थे, लाश को छू रहे थे, देख रहे थे। ये दृश्य कुछ ऐसा ही था जैसा कि आरुषि मर्डर केस में हुआ था। पुलिस ने वहां से मौमिता के सामान के साथ जो भी उन्हें सबूत मिले वो उठाए और लाश को मॉर्चरी में भिजवा दिया। 10:15 बजे के करीब मौमिता के माता पिता को इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने वापस कॉल बैक किया। तब एक शख्स फ़ोन उठाकर कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाइए। बदहवास माँ बाप हॉस्पिटल पहुंचे, पर उन्हें अगले 3 घंटों तक बिठाकर रखा गया। लाख मिन्नतों के बाद भी उन्हें अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया। 3 घंटों के बाद माँ बाप को मुर्दा घर ले जाया गया। वहाँ अंदर उनकी बेटी की लाश बिना कपड़ों की थी, उस पर चद्दर डाली गई थी। उसके शरीर पर जख्मों के निशान देखकर माँ बाप चिल्ला उठे कि ये सुसाइड कैसे हो सकती है। वो लगातार रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। तब तक ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी और बाकी जूनियर डॉक्टर्स ने वहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। और मौमिता के मर्डर को सुसाइड डिक्लेयर करने की बात जैसे ही सामने आई तो ये प्रोटेस्ट और भी भड़क उठा। डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। सभी मौमिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। अब ये खबर कोलकाता से निकलकर पूरे देश में जा फैली थी और इसके साथ ही देश भर के डॉक्टर्स भी मौमिता को इंसाफ दिलाने के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर संजय रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसका टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरबैंड लाश के पास मिला था। संजय रॉय सुबह 4 बजे के करीब सेमिनार हॉल में जाता हुआ और फिर 4:40 पर बाहर आता हुआ दिखाई दिया था। ये शख्स शराबी और पॉर्न साइट देखने का आदी था। पुलिस वॉलंटियर होने के नाते पूरे हॉस्पिटल तक इसकी पहुंच थी। सारा कांड करने के बाद ये पास की पुलिस बैरक में जाकर सो गया था और वहीं से इसे पकड़ा गया। पूछताछ में इसने फौरन ही अपना जुर्म भी कबूला कि शराब के नशे में इसने मौमिता के साथ ये अपराध किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही कोलकाता पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने का दावा करना भी शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौमिता पर हुए अत्याचार की दरिंदगी की जो तस्वीर सामने आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। कहा गया कि बलात्कार के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। बाएं पैर की हड्डी के साथ रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी। उसके टूटे चश्मे का कांच उसकी आंखों में घुसा हुआ था, जिसकी वजह से आंखों से खून बह रहा था। पेट और प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्मों के निशान थे, वहाँ से भी खून रिस रहा था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री के राइट एंगल में पाए गए, मतलब उसके कूल्हे की हड्डियाँ तोड़ी गई थी। उसके नाखूनों में खून और मांस जमा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान के साथ उसके चेहरे पर नाखूनों से नोचने के भी निशान थे। इसका मतलब ये था कि मौमिता ने पूरी ताकत से कातिल से बचने के लिए संघर्ष किया होगा। इस हैवानियत की लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ उसे बयां करना मुश्किल है, पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके प्राइवेट पार्ट से 150 मिलीलीटर मेल सीमेन मिला था, जो एक नॉर्मल मेल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, जिससे इस केस में गैंग रेप की भी बातें उठने लगी। इस रिपोर्ट के बाद तो लोग बुरी तरह से भड़के हुए थे। पुलिस, जांच, प्रशासन, सरकार, सब पर लोगों का गुस्सा था। उधर पोस्टमार्टम के बाद लाश का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर तरह तरह के आरोप और खुलासे वायरल हो रहे थे। ये दावा किया जाने लगा कि मौमिता के साथ गैंग रेप हुआ है। एक बात ये भी कही गई कि मौमिता के साथ ही डॉक्टर्स ने ही एक झगड़े के बाद ये सब किया है। वैसे भी मौमिता की लाश की जो हालत थी वो किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। कहा गया कि डॉक्टर ने स्ट्रगल किया था, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी गई। क्या इस पूरी घटना के दौरान वो चिल्लाई नहीं होगी? सुबह 4 बजे के सन्नाटे में कैसे किसी ने उसकी कोई आवाज़, कोई चीख नहीं सुनी? अगर संजय ने उसका मुंह दबा रखा था तो एक ही हाथ से उसने इतनी हैवानियत कैसे की? और इतने स्ट्रगल के बाद उसके खुद के शरीर पर कोई चोट या कपड़ों पर खून के निशान क्यों नहीं मिले? इतने बड़े अपराध के बाद वो आराम से पुलिस बैरक में जाकर सो भी गया। केस खुलने के डर से उसने भागने या बचने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा पकड़े जाने के बाद उसने आसानी से अपना जुर्म कबूल लिया और वो ये भी कह रहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। पुलिस यह जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में थी। पहले उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराना जहां क्राइम हुआ है। शुरू में पुलिस द्वारा इसे अननेचुरल डेथ डिक्लेयर करना, फिर जल्दबाजी में लाश का अंतिम संस्कार कर देना।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गैंगरेप की थ्योरी के बाद तो संजय रॉय के अरेस्ट होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय की गिरफ्तारी किसी और को बचाने के लिए की गई है, क्या घटना के वक्त उसके साथ और भी कोई शामिल था। वैसे इसका सबसे बड़ा कारण था कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत कुमार गोयल, जो सालों से ऐसे ही केसेस में जांच को भटकाने और अपराधियों से मिली भगत के लिए बदनाम रहे हैं। स्पेशली 2013 के कामधुनी रेप मर्डर केस को बर्बाद करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बावजूद इसके वो पोस्ट पर हैं और उन्हें कई प्रभावशाली लोगों का समर्थन भी मिला हुआ है। ममिता के माता पिता को तो शुरू से ही पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। उनका यही कहना है कि ममिता को कहीं और मारा गया है और फिर सेमिनार हॉल में उसकी लाश को रख दिया गया है और ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। हर तरफ सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। 2 दिन बाद ही मेन क्राइम सीन उस सेमिनार हॉल की दीवार को तोड़कर कमरा बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई और कंस्ट्रक्शन के नाम पर वहां घेराबंदी कर दी गई। अब सबका यही कहना है कि ये सब सबूतों को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है ताकि बाद में सीबीआई को कुछ न मिल सके। प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स को धमकियां दी जाने लगी, उन्हें नौकरी से सस्पेंड करने की धमकियां मिली। इस आंदोलन को दबाने की, डॉक्टर्स को बदनाम करने की कोशिश जारी रही। ड्यूटी से गायब होने पर अब तो डॉक्टर्स को नैतिकता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाने लगा है। लेकिन जो लोग जी जान से हमारी सेवा करते हैं, जान बचाते हैं, उनकी जान कौन बचाएगा? क्या अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाना गलत है? अभी रिसेंट में ही एक नेता का बेतुका बयान आया कि प्रोटेस्ट के बहाने डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं। 13 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद हद तो तब हो गई जब हजारों की तादाद में गुंडों की फौज ने 15 अगस्त की रात आरजीकर हॉस्पिटल पर धावा बोल दिया। प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर हमला करके उन्हें वहां से भगाया गया। इन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाई, स्पेशली सेमिनार हॉल में। साफ दिख रहा था कि उनका मकसद सबूत मिटाना था ताकि बाद में सीबीआई को कहीं कुछ ना मिले। उन्हें रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा। इस सब के पीछे गहरी साजिश और कई लोगों को बचाने की कोशिश साफ दिखाई देती है, जिसका सबसे बड़ा कारण आरजीकर मेडिकल कॉलेज और इसके प्रिंसिपल का काला इतिहास रहा है। प्रिंसिपल संदीप घोष ने सबसे पहले न सिर्फ इसे आत्महत्या बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, बल्कि डॉक्टर मोमिता की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल खड़े कर दिए। जबकि कोई भी आसानी से कह सकता था कि ये क्लियर रेप और मर्डर का मामला है, पर इनके इसी स्टेटमेंट ने इन्हें सवालों और जांच के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। मामला बिगड़ा तो संदीप घोष ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है। मोमिता तो उनकी बेटी जैसी थी, पर यह सब एक नाटक ही था, क्योंकि 2 दिन बाद ही संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। संदीप घोष जिसकी इमेज एक भ्रष्ट ऑफिसर की है, हॉस्पिटल के सरकारी पैसों की हेरा फेरी का आरोप जिन पर लगता रहा है। ये भी कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए संदीप घोष लाखों रुपए लेते हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। इसी से उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होने का भी पता चलता है। इस केस में उनकी भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। 3 घंटों तक इंतजार करने के बाद पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, बिना जांच के ही इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। पूरे क्राइम सीन को यूं ही खुला छोड़ दिया, बिना कोई सिक्योरिटी लगवाए, जिससे सारे सबूत खत्म हो जाएं। इस सब के बावजूद एक बार भी पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की गई। अब ये भी कहा जा रहा है कि संजय रॉय, जिसे अरेस्ट किया गया है, वो सिर्फ एक मोहरा है। बड़े प्रभावशाली नामों को छुपाने के लिए, उसे दिखावे के लिए अरेस्ट किया गया है। मोमिता का मर्डर भी किसी बड़े कांड को छुपाने के लिए किया गया है। आरजीकर कॉलेज में सालों से सेक्स और ड्रग रैकेट चलने की बातें समय समय पर आती रही हैं, जिसमें संदीप घोष भी शामिल बताए जाते हैं। इसके साथ ही कॉलेज में पोर्नोग्राफी का रैकेट चलने के इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं। पिछले कई सालों में जब भी किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो उसे भयानक अंजाम भुगतने पड़े हैं। एक आर्टिकल के अनुसार 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में पोर्नोग्राफी का रैकेट चल रहा था, जिसके लिए प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाकर अडल्ट वीडियोस फिल्माए जाते थे। इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली घिनौनी बात ये थी कि जब किसी प्रोस्टिट्यूट का इंतज़ाम नहीं होता था, तब ये लोग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए आई हुई ताज़ी डेड बॉडीज़ को भी यूज़ किया करते थे और उन पर आसानी से किसी और का चेहरा मॉफ कर दिया जाता था। ये घटिया घिनौना काम बड़े अफसरों की छत्रछाया में फल फूल रहा था। 2001 में 31 साल के सौमित्र विश्वास को जब इस बारे में पता चला तो उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तब उन्हें कई तरीकों से धमकाया गया और टॉर्चर किया गया। आखिरकार 25 अगस्त 2001 को उनकी बॉडी कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली।
सबका यही कहना था कि राज खुलने के डर से सौमित्र बिस्वास की हत्या की गई है और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया गया है। पुलिस ने भी इसे खुदकुशी कहते हुए केस को बंद कर दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इतिहास रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला है। पिछले 20-25 सालों से पोर्नोग्राफी रैकेट, ड्रग्स रैकेट, ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी के इल्जाम के साथ साथ अब तो लाशों की खरीद फरोख्त तक की बातें सुनने में आ रही हैं। अब आज सबका यही कहना है कि मौमिता रेप और मर्डर केस भी ऐसे ही किसी राज को छुपाने के लिए किया गया है। मौमिता को जब कॉलेज में ऐसे ड्रग और सेक्स रैकेट की जानकारी मिली तो उसने प्रिंसिपल और एचओडी को इन्फॉर्म किया और उसकी बात नहीं सुनी गई तो मौमिता ने सोशल मीडिया पर इस राज को डिस्क्लोज करने की वार्निंग भी दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौमिता के खिलाफ धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार उनकी स्कूटी तोड़ दी गई, उसको तंग करने के लिए उसकी ड्यूटी 36 घंटे बढ़ा दी गई। अंदाजा यही लगता है कि ये रेप और मर्डर भी प्लान था। योजना के तहत ही उसे कई लोगों ने मिलकर मारा है। लाश की हालत भी यही कहती है कि एक नशे में डूबे शराबी के अकेले का काम नहीं है, या ये कहें कि संजय राय को इस काम के लिए ही भेजा गया था। अरेस्ट के वक्त भी उसकी बॉडी लैंग्वेज एरोगेंस से भरी थी, जैसे उसने कोई महान काम किया है और वो अपने लिए फांसी मांग रहा है। मौमिता से रेप के साथ जो हैवानियत की गई उसका मकसद शायद उसकी जान लेना ही था और ये काम कई लोगों का है। संजय को तो सिर्फ वहाँ प्लांट किया गया है। कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते संदीप घोष को इसकी पूरी जानकारी थी, पर शायद उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। सालों से संदीप घोष को संरक्षण देने के लिए ममता सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, पर अभी ये सिर्फ कहानियां ही हैं। जांच चल रही है, सीबीआई की एंट्री इस केस में हो चुकी है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, पर असली सच्चाई तो सामने आना अभी बाकी है। पर क्या ऐसा हो पाएगा? फाइनली इस हफ्ते फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से जो सीमेन मिला उसका डीएनए संजय रॉय के डीएनए से मैच कर गया है, यानी संजय रॉय ही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो अकेला ये सब कर सकता है। पूछताछ के दौरान वो लगातार मुस्कुरा रहा था। ऐसा घिनौना काम करना और कोई पछतावा नहीं। शायद इंसान के रूप में शैतान ऐसा ही होता है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि कातिल को जल्दी ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब ये कितना और कैसे पॉसिबल होगा ये देखना बाकी है। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि भारत में ऐसे केसेस की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है? क्या वजह है कि हमारे आसपास के लोग ही हैवान बनते जा रहे हैं? डेली 30 से 40 रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। इस सिचुएशन के लिए कई बार फिल्मों को या छोटे कपड़ों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ जूनियर डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन में थी। डॉक्टर जिन्हें भगवान माना जाता है वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म में थी, लेकिन किसी जानवर वहशी के लिए वो सिर्फ एक महिला ही थी, जिसे उस दरिंदे ने अपनी हैवानियत और हवस का शिकार बनाया। पिछले कई सालों में नागालैंड में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब किसी रेपिस्ट को हजारों की भीड़ ने पुलिस के हाथों से छीनकर सरेआम पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये बहुत ही डरावना है। हम ऐसा जंगल राज बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए सरकार को ही इस मामले में सख्त कानून बनाने होंगे ताकि इस देश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। पर कानून से पहले कुछ पुरुषों को अपनी घटिया मानसिकता और सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।